अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं आपकी होस्ट नाइला रिजवान, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट एंड डायरेक्टर ऑफ वेलबींग सेंटर। आज डब्ल्यूबीसी के प्लेटफॉर्म से हम आपको लाइव ज्वाइन कर रहे हैं। मैं और मेरी पूरी टीम डब्ल्यूबीसी की मल्टी डिसिप्लिनरी टीम आज एक अहम टॉपिक पे डिस्कस करेगी। आपके क्वेश्चंस के आंसर भी देंगे और तमाम अहम मौज़ूआत पे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे डिले के कॉजेज़ को, कि किस तरीके से और किन किन कॉजेज़ की बिना पर जो चाइल्ड है वो डिलेस के साथ हमारे सामने आता है। वो तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे, आइदर वो स्पीच डिले के साथ है, फिजियो डिले के साथ है, कॉग्निशन के साथ है, या लर्निंग डिले के साथ अगर होता है, तो हम तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तमाम कॉजेज़ को डिस्कस करने का मकसद ये होता है कि पेरेंट्स ये जान सकें कि कौन कौन सी वजूहात की बिना पे बच्चे डिलेड होते हैं और किस किस कॉज की बिना पर डिले होने की वजह से हमें कौन कौन सी इंटरवेंशंस लेनी चाहिए और किस किस तरीके से एहतियात करनी चाहिए। कॉजेज़ को डिस्कस करने का मकसद ये भी है कि हमारी जो कमिंग केसेस होते हैं वो भी कॉन्शियस हो जाते हैं और कम से कम उन कॉजेज़ पर ध्यान रखते हैं कि जो वजूहात हैं उनको अवॉइड किया जा सके। सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगी फिजियो डिले के बारे में, कि किस तरीके से मसल्स डिले होते हैं, फिजियोलॉजिकल डिले होते हैं। हम डॉक्टर उमैर को कहेंगे कि वो हमें बताएं कि आखिर कौन सी वजूहात होती हैं जो बच्चा डिले के साथ आपके केसेस में आता है और पेरेंट्स को किस तरीके से हम गाइड कर सकते हैं। वेलकम कहूँगी सबसे पहले अपनी टीम को। वेलकम टू एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर उमैर, सबसे पहले मैं आपकी तरफ मूव करूँगी कि जो भी बच्चे हमारे पास आते हैं, आपके पास आते हैं, वो जब डिलेड माइलस्टोन के साथ होते हैं तो उनकी कॉजेज़ क्या-क्या होती हैं और किस तरीके से आप उन्हें डायग्नोज़ करते हैं? और स्पेशली मैं कॉजेज़ को कहूँगी कि डिस्कस करें आप, ताकि पेरेंट्स को पता चल सके कि किन-किन वजूहात की बिना पर मस्कुलर जो इश्यूज़ होते हैं वो सामने आते हैं। वो मैम, जैसे कि आपने अभी बात की कि काजेज़ के बारे में, सबसे पहले तो मैं ये एक बात करना चाहूँगा कि जो डिलेड माइलस्टोन का जो एक्चुअल काज़ है, जिससे डिलेड माइलस्टोन होती है, वो स्टिल अननोन काज़ है। वो जो काज़ है स्टिल अननोन है। उसके अलावा जो साइंटिस्ट जिस पे बिलीव रखते हैं कि ये काज़ हो सकता है, ये हो सकता है, वो कुछ मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा और कुछ रिस्क फैक्टर शेयर करूँगा जिसकी वजूहात से डिलेड के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इधर जो बच्चा है वो पैदा होने से पहले इंजर्ड था, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थी उसमें इंजर्ड हुआ, या आफ्टर बर्थ कोई इंजरी हुई। जैसे आफ्टर बर्थ बच्चे की कोई हेड इंजरी होती है, ठीक है, या कोई ऐसे वायरल इन्फेक्शन होता है, कोई वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो उसकी वजह से भी डिलेड आ सकती है। अब ये एक हो गया प्री मेच्योर, जो बच्चा अब पैदा होने से पहले अपने टाइम से 9 मंथ, जो बच्चे का वीक टाइम होता है, जिसको 36 वीक्स कहते हैं हम, उससे पहले डिलीवरी होती है। जैसे 8 मंथ का बच्चा हो गया, 7 मंथ का हो गया, तो वो रिस्क फैक्टर हो जाता है कि इसको बच्चे को चांसेस हो सकती हैं डिले की। अब आ जाती है एक और काज मैं आपको बता दूं कि प्रेगनेंसी के दौरान, अब जब बच्चा पेट में ग्रोइंग कर रहा है, उसके दौरान कोई मदर को इन्फेक्शन हो गया, तो वो भी एक काज हो करवा सकता है डिलेड का। और दूसरा न्यूट्रिशनल पे मैं बात करूँगा कि जैसे ही बच्चा ग्रोइंग स्टेज में होता है, जैसे ही बच्चा ग्रो करता है, गेस्टेशन पीरियड्स में आकर ग्रो करता है, तो उसमें मदर की न्यूट्रिशन का क्या है, आइदर उसकी डाइट प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अगर उस डाइट में कोई भी चीज़ ऊपर नीचे हो सकती है, तो वो चीज़ भी उस बच्चे को काज करवा सकती है डिलेड का। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ एक जेनेटिकली फैक्टर जो जीन का रिलेटेड होता है। जैसे हमारे पास डाउन सिंड्रोम के बच्चे आते हैं। अब डाउन सिंड्रोम जो बच्चा कंडीशंस के आता है,
वो डिलेड में आता है। किस वजह से? जेनेटिकली डिसऑर्डर की वजह से। 6 नंबर क्रोमोसोम नहीं, 21 नंबर क्रोमोसोम में डिफेक्ट आ जाता है। 21 नंबर क्रोमोसोम नंबर में पेयर उसका बढ़ जाता है, जहाँ पेयर उसका कम हो जाता है। तो वो भी एक काज होता है डिलेड का, मीन्स वो जेनेटिकली डिसऑर्डर्स में आता है। अब उसको हट के हम बात करेंगे, मैंने न्यूट्रिशनल की भी बात की, मैंने जो है आपको क्या है जेनेटिकल की बात बताई। अब ट्रोमेट्रिक, अब बच्चा माँ के पेट में है, माँ को कोई चोट लगी, अब वो चोट हो सकता है बच्चे के सर में लगी हो, या बच्चे के ऐसी जगह पे लगी हो जो डेवलपिंग में, अंडर डेवलपिंग कंडीशन में हो, तो वो भी काज करवा सकती है डिलेड का। तो ये 3-4 जो होते हैं फैक्टर्स होते हैं, जिस जो काजेज होते हैं जिससे होता है। अब आ जाते हैं रिस्क फैक्टर पे। अब रिस्क फैक्टर जो होता है वो मोस्टली डिलेड काज नहीं करवाता, पर डिलेड की चांसेस को बढ़ा देता है कि ये अगर वजह जो आप चीज़ फैक्टर्स यूज़ कर रहे हो, ये डिलेड बच्चे को डिलेड के लिए की तरफ लेके जाएंगे। जैसे कि भाई मदर है वो ड्रग अब्यूज़ कर रही है, कोई ऐसी अल्कोहलिक टेकर है, या कोई स्मोकिंग यूज़ करती है मदर, वो भी एक रिस्क फैक्टर हो जाता है डिलेड का। और उसके अलावा ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जो मदर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में लेती हैं, न्यूरोलॉजिकली ऐसी होती हैं जिसको मदर्स लेने के बाद, जैसे सेडेक्टिव ड्रग्स हो गई, ज़्यादा टाइम सोना। अब मदर सेडेक्टिव ड्रग्स ज़्यादा लेगी तो वो बच्चे पे असरअंदाज होंगे। जो बच्चा पेट के अंदर ग्रोइंग है उसको डिलेड काज करवा सकती है, मीन्स वो रिस्क फैक्टर आप बच्चे का डिले का बढ़ा रही है। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि अब हम बात कर रहे थे प्री अपना बर्थ के बाद। अब एक बच्चा बर्थ के बाद, बर्थ हो गई, उसमें जो जो रिस्क फैक्टर होते हैं कि भाई ऑक्सीजन प्रॉपर ना मिली बच्चे को। जैसे ऑक्सीजन प्रॉपर ना मिलेगी, जैसे बच्चा पैदा हुआ और बच्चा रोया नहीं, 10-15 मिनट तक बच्चा रोया ही नहीं, इट मीन्स कि उसके जो लंग्स थे वो खुले नहीं। अब लंग्स नहीं खुले तो मीन्स ब्रेन तक ऑक्सीजन ना पहुंची। अगर ब्रेन तक ऑक्सीजन ना पहुंची तो ब्रेन जो है आइदर डेथ हो जाता है, आइदर डिलेड हो जाता है, अपने सिग्नल्स ट्रांसमिट करने की वजह जो है डिलेड कर देता है। तो वो भी एक काज होता है कि भाई जो बच्चा पैदा हुआ उसको ऑक्सीजन प्रॉपर ना मिली। और दूसरा ये होता है कि ड्यूरिंग डिलीवरी, डिलीवरी के दौरान, जहाँ सी सेक्शन के दौरान बच्चा टमी में चला गया मदर की, मदर, ये भी एक रिस्क फैक्टर होता है। वो जहाँ काज करवा देगा आपका, डिलेड करवा देगा, जहाँ सेरिब्रल पॉल्सी के कासेस उसमें बढ़ जाते हैं बच्चे की। तो ये कुछ थे जो रिस्क फैक्टर भी थे, और कुछ काजेस भी थे जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किए कि ये कुछ 4-5 जो रिस्क फैक्टर हैं वो भी करवा सकते हैं, और ये 3-4 काजेज़ हैं जिसकी वजह से होता है। बट अभी भी मैं वो बात करूँगा कि जो डिलेड का एक्चुअल काज है वो अननोन है। यस मैम। हम्म। ओके गुड उमेर, आपने बड़ी डिटेल से बताया कि कौन कौन सी जो डिलेड माइलस्टोन के साथ केसेस आपके पास होते हैं, उनकी कॉजेज क्या क्या हो सकती है। मैं फिजियो के बाद अभी स्पीच की तरफ मूव करूंगी कि स्पीच में कौन कौन सी कॉजेज होती हैं जो आपको स्पीच डिले की तरफ मूव करती हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं साइको सोशल डिप्राइवेशन की, जिसमें हम अगर आसान लफ्ज़ में कहें तो एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल डिप्राइवेशन भी इसको कह सकते हैं, जिसमें कुछ बेबीज जो होते हैं निगलेक्ट होते हैं। हमारे पास बहुत से केसेस ऐसे हैं कि दूसरा बेबी हुआ जिसकी वजह से पहले बेबी को थोड़ा सा इग्नोरेंस फील हुई और उसने स्पीच जो है उसकी डिले चली जाती है। दूसरा, एक हेल्दी इन्वायरमेंट जब प्रोवाइड नहीं किया जाता उसकी कॉज ये होती है। या अगर हेयरिंग इशू के साथ है, ये मैं फर्दर भी डिटेल से डिस्कस करूँगी, तो उस सूरत में भी बच्चा जो है वो स्पीच डिले के साथ होता है। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स कुछ होते हैं, जैसे जिसमें सबसे पहले तो मैं ऑटिज्म को डिस्कस करूँगी कि ऑटिज्म की वजह से जो कि एक एंटी सोशल बिहेवियर जिनमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं। इन केसेस में भी जो होता है वो स्पीच डिले बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है और स्पीच डिले के साथ बच्चे पाए जाते हैं। एक एक्टिव म्यूटिज्म है जिसमें बच्चा किसी से भी बात नहीं करना चाहता, बाकी तमाम चीज़ें उसकी नॉर्मल जा रही होती हैं, सब चीज़ें फाइन होती हैं, लेकिन
से भी इंटरेक्ट करने से या उससे इंटरेक्शन में कम्युनिकेट करने से वो इन्वाइट कर रहा होता है। सेरिब्रल पॉलिसी जैसे कि सर उमैर ने डिस्कस किया कि जब ब्रेन डैमेज होता है तो उसके जो मस्कुलर जो डेवलपमेंट होती है वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से बच्चे के जो ओरोमोटर जो मूवमेंट होती है वो भी अफेक्ट होती है, जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से, वीकनेस होने की वजह से वो बच्चा प्रोडक्शन नहीं दे पाता। तो ये भी एक बहुत बड़ी कॉज होती है जिसकी वजह से बच्चा स्पीच डिले में जा रहा होता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जिसमें मसल्स जो होते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम वीक होते चले जाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी कॉज होती है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम बॉडी के मसल्स इसमें इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, इसी तरीके से बच्चे जो ओरल मसल्स होते हैं वो भी वीक होना शुरू हो जाते हैं और बच्चा स्पीच डिले की तरफ मूव करना शुरू हो जाता है और उसकी स्पीच नॉर्मल बच्चों से मुख्तलिफ होती है। फिजिकल इम्पेयरमेंट की अगर बात करते हैं, इसमें बहुत बड़ी एग्जांपल जो है वो क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट की है। जब बच्चा क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट के साथ होता है तो उसकी सर्जरी के कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जो उसको अटेंड करने होते हैं। समहाउ उसको 2 सर्जरीज़ की ज़रूरत होती है और कुछ केसेस में बच्चे को 3 से 4 के सर्जरीज़ की भी ज़रूरत होती है। आफ्टर सर्जरी उसको स्पीच थेरेपी की ज़रूरत होती है और ये जो फिज़िकल इम्पेयरमेंट होती है ये कॉज़ बनती है स्पीच डिले की। और अगेन अगर स्पीच आती भी है तो कुछ क्लैरिटी इश्यूज के साथ आना शुरू हो जाती है, तो ये एक बहुत बड़ी कॉज होती है जो कि पैदाइश के बाद ही डिटेक्ट होना हो जाती है। समहाउ जो होती है कि इनर साइड पे होती है, नहीं पता चलता, विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको डायग्नोज किया जाता है और इसकी तरफ मूव किया जाता है। चाइल्डहुड एप्रेक्सिया जो है उसमें भी एक बहुत बड़ी ये कॉज है, जिसमें बच्चा जो होता है वो अपना मोटर मसल पे उसका कंट्रोल नहीं होता, जो वो चाह रहा होता है प्रोड्यूस करना वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता। बहुत से साउंड्स होते हैं उसकी ब्रेन प्रोसेसिंग में तो कुछ और होते हैं, लेकिन वो जब प्रोडक्शन लेवल पे प्रोड्यूस करता है तो वो उनको सही तरीके से प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा होता है। जनरल जो डेवलपमेंटल डिले होता है वो भी कॉज होती है बहुत बड़ी स्पीच डिले की, जिसमें स्किल और एबिलिटी जो होती है वो यूजुअल से स्लो प्रोसेस में होती है। जैसे बच्चा उठा देर से, बच्चे ने क्रॉलिंग देर से की, बच्चे की कंप्रीहेंशन देर से हुई, बच्चे की कॉग्निशन डिले है, तो उस हिसाब से बच्चे की जो स्पीच होती है वो भी डिले होती है। एक और जो बहुत ही अहम कॉज होती है वो होती है हियरिंग इम्पेयरमेंट या हियरिंग प्रॉब्लम भी इसको कह सकते हैं। समहाउ पैदाइश के वक्त जब बच्चे के टेस्ट किए जाते हैं तो बच्चे का हियरिंग जो होता है वो नॉर्मल होता है, लेकिन माइट भी उसका कुछ टाइम के बाद जो है हियरिंग प्रॉब्लम कुछ हो गया है या इन्फेक्शंस कुछ ऐसे होते हैं जिसकी वजह से वो कुछ स्पेसिफिक साउंड नहीं सुन सकता, जिसकी वजह से वो स्पीच डिले की तरफ मूव कर जाता है। ये कुछ बड़ी अहम और बड़ी प्रोमिनेंट सी कॉजेज़ होती हैं जिसमें बच्चा नॉर्मल प्रोडक्शन से बहुत ज़्यादा पीछे होता है। वो रिसेप्शन और प्रोडक्शन दोनों में ही इशू करता है और इन कॉजेज़ की बिना पर हम लोग हिस्ट्री लेते हैं और डायग्नोस करते हैं कि आइदर ये किस एज में बच्चे को शुरू हुआ और कितना बच्चा डिले जा रहा है और इसका अगर अर्ली ट्रीटमेंट किया जाए तो किस कदर वो बेहतर हो सकता है। स्पीच डिले के बाद मैं अब बात करूंगी कॉग्निशन डिले की, कि आखिर वो कौन सी कॉजेज होती हैं जिसमें बच्चे की कॉग्निशन अफेक्ट होती है और किस तरीके से उसको डायग्नोस किया जाता है। मैं इश्रा से कहूँगी कि वो प्लीज हमसे डिस्कस करें। अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह से सर उमैर ने और मेम नायला जी ने मैम। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और इन्होंने डेवलपमेंटल डिले के काजेज़ जो हैं वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं कि कौन-कौन से डेवलपमेंटल कौन-कौन से काजेज़ हैं जो इनको इफ़ेक्ट करते हैं। जिस तरह से सर उमैर ने आपको बताए हैं कि काफ़ी सारे काजेज़ होते हैं, जिस तरह से जेनेटिक्स डेफिसिट्स भी हो सकते हैं, कोई मेडिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है, इसके अलावा कोई टॉक्सिक भी हो सकती है, प्रीनेटल काफ़ी सारे इश्यूज़ हो सकते हैं। और मैम नायला ने भी जैसे बहुत सारी बातें डिस्कस की हैं और मैं इसमें ये चीज़ें कुछ ऐड करना चाहूँगी जिससे कॉग्निशन पे असर पड़ता है। एक चीज़ जो है ट्रॉमा, अगर प्रीनेटल टाइम में मदर किसी भी ट्रॉमा में है या किसी भी
किस्म का उनको डिप्रेशन, कोई स्ट्रेस या कोई इस तरह की चीज़ है, तो इसकी वजह से भी बच्चे पे इफ़ेक्ट होता है और डेवलपमेंटल डिले हो सकती है। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि इन्वायरमेंट एक ऐसी चीज़ है जिससे बच्चा काफ़ी सारी चीज़ें लर्न करता है। इन्वायरमेंट में एक चीज़ है निग्लेक्ट कर लेना। बच्चे को अगर निग्लेक्ट किया जाएगा तो बच्चे की काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं उससे इफ़ेक्ट हो जाएंगी, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, बच्चा जो है कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकेगा, इंटेलेक्चुअली डेफिसिट, इसके लिए जेनेटिक्स रीज़न भी हो सकती है, लेकिन बच्चा जो है जिसको सोसाइटी में अगर उस तरह का माहौल नहीं दिया जाएगा जो उसके लिए एक लर्निंग हो जिसमें, तो उसमें काफ़ी सारी डिले हो सकती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ निग्लेशन की, तो बच्चे जो हैं काफ़ी निग्लेक्ट होते हैं, और इसके साथ ही आजकल जो एक बहुत चीज़ कॉमन हो चुकी है वो स्क्रीन टाइम है। बच्चों को स्क्रीन तक महदूद किया गया है, क्योंकि अगर आज से 10-15 साल पहले चले जाएँ तो ये चीज़ कॉमन नहीं थी, और अगर दोनों में कंपैरिज़न किया जाए तो आज से 10-15 साल पहले केसेस भी इतने ज़्यादा नहीं थे। और वैसे अपनी ऑब्जर्वेशन से अगर मैं बताऊँगी तो स्क्रीन टाइम एक ऐसी चीज़ है जो डेवलपमेंटल डिले में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। स्क्रीन टाइम ऐसी है जिसमें बच्चा जो है 6 मंथ से लेके मदर्स जो हैं बच्चे को स्क्रीन टाइम दे देती हैं, चाहे वो टेलीविज़न हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो टैब हो, कुछ भी हो। स्क्रीन टाइम उसी में उनकी स्पीच होती है, उनकी बिहेवियर होता है। बच्चे जो हैं स्क्रीन से जो सीखते हैं फिर वैसे ही इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर बात की जाए कम्युनिकेशन की, क्योंकि बच्चों का कम्युनिकेशन काफ़ी सारा इफ़ेक्ट होता है। अगर हेल्दी इन्वायरमेंट में बच्चे को रखा जाएगा जिसमें उसके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, फैमिली होंगे, गार्जियंस होंगे, पेरेंट्स होंगे, तो उससे काफ़ी सारे लफ्ज़ जो होते हैं उसकी वोकैब्युलरी बनती है और वो सीखता है, और उसकी कम्युनिकेशन भी उसी तरह से होती है। और अगर वो बच्चे जिनको स्क्रीन टाइम दिया गया और उनकी जो कम्युनिकेशन होगी या स्पीच होगी वो बिल्कुल ज़ीरो होती है, अगर उनकी कम्युनिकेशन होगी भी तो वो वन वर्ड होगी। और अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनसे अगर कम्युनिकेट किया जाए तो वो जस्ट कोई कार्टूनिश लैंग्वेज है वो उसमें बात करते हैं, जैसे कि हमारे लोग कहते हैं हमें समझ नहीं आ रही ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन वो जो स्क्रीन टाइम में देखते हैं वही उनकी स्पीच होती है। इससे इसी के साथ बिहेवियर उनका रिलेट करता है, जैसे वो बहुत कॉमन चीज़ है कि वो स्क्रीन टाइम से अपना बिहेवियर जो है तो वो सीख रहे हैं, वहीं से वो सीख रहे हैं और वही बिहेवियर वो नॉर्मल लाइफ में लेके आएंगे। इसकी एग्जाम्पल अगर मैं इस तरह से दूंगी कि एक बच्चा कार्टून देख रहा है, ठीक है, और कार्टून देखते हुए वो बिहेवियर वहाँ से सीख रहा है। अगर वो एग्रेसिव चीज़ देख रहा है तो उसके बिहेवियर में एग्रेशन होगा, वो वैसे ही एग्रेसिवली लोगों से बात करेगा, एग्रेसिवली हर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। अगर हाइपर एक्टिव है वो कार्टून तो बच्चा भी हाइपर एक्टिव वाली मूवमेंट्स करेगा, और उसकी मूवमेंट्स भी बिल्कुल वैसे होंगी और वहीं से वो लर्न करते हैं। इसकी वजह से जो हमारे बच्चे हैं एक जो मेन काज है उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो नहीं कर सकते। और एक जो इमोशनली और कॉग्निशन पे जो फ़र्क पड़ता है, एक अगर नॉर्मल बच्चों के साथ हम इन बच्चों को रखेंगे जो डिलेड माइलस्टोन के साथ हैं, तो वो अपने एक्सप्रेशन और वो चीज़ें भी उस तरह से नहीं देते जिस तरह से नॉर्मल होते हैं। अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है, कोई इमोशनली सिचुएशन होती है, कहाँ तो वहाँ पे भी बच्चों का जो रिस्पॉन्स होता है वो ज़ीरो होता है। जी मैम। ओके, एक्सीलेंट, आपने कॉग्निशन के हवाले से बताया। मैम सादिया, आपसे मैं पूछूंगी कि लर्निंग डिले, जब हम बात करते हैं, एलडी बच्चों की बात करते हैं, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ की बात करते हैं, तो इसकी क्या-क्या कॉजेज़ होती है? और थोड़ा-सा लर्निंग डिफ़िकल्टी को भी एक्सप्लेन अगर कर दें तो पेरेंट्स के लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा, क्योंकि समहाउ हमारा बच्चा लर्निंग डिफ़िकल्टी के साथ तो होता है, लेकिन हमें ये पता नहीं होता और हम इस चीज़ को मान भी नहीं रहे होते। तो थोड़ा-सा एक्सप्लेनेशन के साथ अगर बता देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जी मैम। जैसा कि अभी जो डिस्कशन हुई भी है उसी की बेस पे मैं बात करूंगी। जो आपने लर्निंग डिसेबिलिटी की भी बात की है, एक्चुअली बात यही है कि जो मेन कॉज है वो अभी तक हमें नॉन नहीं है कि लर्निंग डिसेबिलिटी की बात की जाए, डिलेड माइलस्टोन्स की बात की जाए, तो उसकी मेन कॉज हमें पता नहीं है। जो अभी रिसर्चेस बताती हैं उसके अकॉर्डिंग नेचर और नर्चर दोनों जो
दोनों जो चीज़ें हैं वो हमारी एक बेसिक रूट कॉज करती है हमारी लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए। लर्निंग डिसेबिलिटी एक्चुअली होती क्या है कि हम जब बच्चे को देखते हैं कि वो नॉर्मल बच्चों के लिहाज से ना ही एक प्रॉपर टाइम स्पेन में, ना ही वो एक अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर पा रहे होते हैं। सपोज कि अगर एक बच्चा अगर राइटिंग की बात की जाए तो सपोज एक बच्चा विद इन 1 मिनट एक लाइन लिख लेता है, तो जो लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ होगा वो हो सकता है वही एक लाइन, वही 5 to 6 वर्ड्स की एक लाइन लिखने के लिए वो बच्चा हो सकता है 10 मिनट्स ले, 15 मिनट्स ले। अब उसकी बेसिक कॉज क्या है वो नहीं पता। अगर वो इसी बेसिक कॉज हम अगर नर्चर ले रहे हैं तो हो सकता है कि वो बच्चे ने अभी तक वो चीज सीखी ही नहीं है। और अगर हम ले रहे हैं कि उसने अभी उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं है वर्ड्स की, उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम है उसके साथ, उसको कोई ऐसी मेंटल डिसेबिलिटी, उसकी बेसिक रूट कॉज कुछ और है और ये उसका सेकेंडरी कॉज है लिसनिंग डिसेबिलिटी। उसकी हो सकता है बेसिक रूट कॉज उसकी कोई मेंटल डिसेबिलिटी हो जिसकी वजह से वो ये शो कर रहा हो कि मेरे अंदर एग्राफिया, जिसको हम लर्निंग राइटिंग डिसेबिलिटी कहते हैं, इसके अंदर ये डेवलप हो गई है। एग्राफिया आपकी किसी भी और प्रॉब्लम की वजह से हो सकती है। जैसे अभी आपने बात की एप्रक्सिया की वजह से हो सकता है कि आपकी मोटर मूवमेंट नहीं है, आपके पास फाइन मोटर स्किल्स डेवलप नहीं हुई हुई, जिसकी वजह से आप लिख नहीं सकते। तो एट द टाइम के साथ टाइम बिंग आपके साथ क्या होगा कि आप में राइटिंग डिसेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि आप में फाइन जो एक ग्रॉस मोटर स्किल्स होते हैं, ग्रूट मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स होते हैं, आप में फाइन मोटर स्किल्स डेवलप नहीं हुए, जिसकी वजह से आप लिख नहीं सकते। और विद द टाइम जो आप में सेकेंडरी आप में डिसेबिलिटी डेवलप होगी है वो एग्राफिया है, जिसके अकॉर्डिंग आप लिख नहीं सकते। आप जो अपने माइंड में सोच रहे हैं कि ये अभी मैंने लिखना है, वो आप पेपर पे लिख नहीं पा रहे, तो ये आपकी एक लर्निंग डिसेबिलिटी हो जाएगी और ये सेकेंडरी डिसेबिलिटी होगी। क्योंकि जो आपकी प्राइमरी डिसेबिलिटी है वो आपके जो आपके हाथ हैं उनके मसल्स की आपकी जो प्राइमरी डिसेबिलिटी है, कि आपकी जब तक फिजियो नहीं होगी या आप कोई भी किसी भी तरीके से अपनी उस डिसेबिलिटी के ऊपर ओवरकम नहीं करेंगे, आप अपनी राइटिंग को इम्प्रूव नहीं कर सकेंगे। फिर अगर हम इसी तरह बात करें अपनी दूसरी डिसेबिलिटीज के बारे में, तो जिस तरह लर्निंग, अब हम अगर अपनी रीडिंग की बात करें तो रीडिंग में अगर देखा जाए तो हमें पता चलता है कि बाज़ औक़ात बच्चों के साथ कोई उनके ऑप्टिक्स मसला होता है, उनको देखने में प्रॉब्लम होती है। और जब हमें टाइम के साथ पता चलता है कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि क्लास में देखा जाए बहुत से बच्चे बैठे होते हैं लेकिन उनको बोर्ड नज़र नहीं आ रहा होता। अगर हम दूसरे बच्चों के साथ बात करें तो अक्सर बच्चे बताते नहीं है कि हमें नज़र नहीं आ रहा है या क्या मसला है, लेकिन वो लिखते नहीं है कि टीचर पूरा लिखवा चुकी हुई होती है और उनको पता ही नहीं चल रहा होता कि उन्होंने क्या मसला है, कि उनको बोर्ड से नज़र नहीं आया या क्या बात हुई है, और इसी तरह उनका सारा मसला होता है। और अगर इसके अलावा भी हम लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की बात करें तो हमें पता चलता है कि बाज़ औक़ात जैसे भी मैम ने बात भी की कि स्क्रीन टाइमिंग की वजह से हमारी एनवायरनमेंट होता है जिसमें हम ग्रो कर रहे हैं, उसमें कुछ ऐसी बातें होती हैं कि हमारे अंदर लर्निंग एबिलिटीज़ पैदा नहीं होती कि हमें पता चले कि हम लोगों ने पढ़ना कैसे है। जैसे लर्निंग के लिए प्रॉपर पूरा सेटअप होता है जिसमें आप कोई ना कोई चीज़ सीखते हैं। तो जब आपका एक पूरा सेटअप नहीं होगा, आप में कभी लर्निंग एबिलिटी पैदा नहीं होगी, चीज़ों में आप में क्यूरियोसिटी पैदा नहीं होगी, तो आप तब तक अपने कुछ न्यू लर्न नहीं कर सकेंगे। जी मैम। ओके ओके फाइन। एक्सीलेंट सादिया, आपने भी बड़ी डिटेल से बताया। सर उमेर, आपसे मैं पूछूंगी कि क्या जो डिलेड माइलस्टोन के साथ आपने कॉजेज बताई हैं, इनके कुछ टेस्ट वगैरह हैं जो हम आप मदर्स को कहें कि वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो आप करवा सकती हैं, चल सकता है नहीं विद द पैसेज ऑफ टाइम ही है, क्योंकि ऑब्वियस लेटेस्ट चीज़ें जा रही हैं, जदीद जिद्दत आती जा रही है, तो ऐसे कुछ टेस्ट हैं? मैम एक सच अभी साइंटिफिकल इस पे काम तो चल रहा है कि हम कोई ऐसी जैसे अल्ट्रासाउंड है उसमें हम डबल अल्ट्रासाउंड डॉपलर इफेक्ट करवाते हैं कि 6 महीने के बच्चे को हम असेस कर रहे हैं कि उसकी ग्रोइंग नॉर्मल है कि एबनॉर्मल, ठीक है, बेबी मेल है कि फीमेल है। अब ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप है अंडर प्रोसेस
जिससे ये लग जाए, पता चलेगा कि बेबी ग्रोइंग नॉर्मल है या एबनॉर्मल। अब बच्चा नॉर्मल ग्रोइंग है तो ये डिलेड नहीं हो सकता, पर ऐसी बात नहीं है, क्योंकि डिलेड के काज ही ये है कि एक काज उसका जो मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया, एक जो है बिफोर बर्थ काज है, एक आफ्टर बर्थ काज है, और एक ड्यूरिंग बर्थ काज है। अब डिले इन तीनों काजों में से किसी एक जगह पे भी हो सकती है। अगर आपका बच्चा ड्यूरिंग ग्रोइंग कोई भी ऐसी चीज शो नहीं कर रहा है, बच्चा नॉर्मल है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड अभी जो डॉपलर इफेक्ट के जरिए हम पता लगा रहे हैं, वो आपको नॉर्मल शो करवाएगा। अगर आपका ड्यूरिंग बेबी बर्थ उस टाइम कोई काज आ गया जहाँ आफ्टर बर्थ काज आ गया, तो अभी रिसर्च इस पे चल रही है, लेकिन सच इतना वो ऑथेंटिसिटी नहीं है कि इधर ये डिले की तरफ जाएगा या नहीं। वो सिर्फ आपको ये बताएंगे कि ये नॉर्मल है और ये आपका बच्चा एबनॉर्मल ग्रोइंग करती है। जैसे एबनॉर्मल में मैं आपको बता दूं कि अगर बच्चे का ब्रेन डेवलप नहीं हो रहा, वो आपको ये बताएंगे कि अब आपके बच्चे का ब्रेन डेवलप नहीं कर रहा, दूसरे ऑर्गन तो डेवलप हो रहे हैं लेकिन ब्रेन नॉर्मल साइज का नहीं है। तो ये आपको पता लग जाएगा कि आने वाला जो बेबी है वो बेबी किसी डिसेबिलिटी से हो। स्पाइनल बायफीडा हो गया कि आपके बच्चे का स्पाइन फ्यूज नहीं हो रहा, बच्चा ग्रो तो नॉर्मल कर रहा है, हर बॉडी उसकी नॉर्मल है, ब्रेन नॉर्मल है, लेकिन स्पाइनल वर्टिब्रास जो है फ्यूज होने के बजाय उसमें गैप आ गया, तो वो आपको वो डिटेक्ट करके बताएंगे कि नॉर्मल है कि एबनॉर्मल। यस मैम। फाइन। अच्छा, दूसरा उमर मुझे ये बताएं कि क्या फैमिली मैरिजेस भी कॉज बनती हैं इसकी या नहीं, उसमें इसका दखल नहीं होता? अगर बात करें जेनेटिकली की, तो सच इतना डिलेड पे असर कज़न मैरिज नहीं डालती, क्योंकि जो जेनेटिकली ओके। डिजीज हैं, जिसमें जैसे मैंने बताया कि भाई अगर डाउन सिंड्रोम है, अब वो जीन की वजह से काज है कि भाई 21 क्रोमोसोम नंबर पे आपका डिफेक्ट आ गया, वो अब कजन मैरिज से हो जहाँ कहीं और मैरिज से हो, वो काज आ गया, तो उसका उससे नहीं है इतना ताल्लुकात। हाँ, एक बात है, अगर आप कजन मैरिज करवा रहे हो, उसमें थैलेसीमिया है, थैलेसीमिया एक डिजीज होती है, वो कजन मैरिज की वजह से आजकल पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हो रही है। उसकी वजह से सच इतने हमने डिलेड नहीं देखे, पर ग्रोइंग में प्रॉब्लम होती है कि जो बेबी है उसकी ब्लड नहीं बनती, तो उसको ग्रोइंग में प्रॉब्लम होती है कि बच्चा जो है वो नॉर्मल नमूने से ग्रोथ नहीं कर पाता, पर होता बच्चा नॉर्मल है, रेस्पॉन्स उसकी ऑल नॉर्मल होती है। इसमें बिल्कुल, ये मेरे ख्याल में अगर पेरेंट्स जो हैं वो ट्रेड के साथ हैं तो ऑब्वियसली उसमें बच्चे के थैलेसीमिया का होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हाँ, हैं। वो रिस्क फैक्टर है। हमेशा आपसे ये पूछूंगी कि मोस्टली जो स्पीच जो स्पीच डिले बड़ी प्रोमिनेंट होती है कि बच्चा नहीं बोला, फलां का बच्चा बोल रहा है, फलां का बच्चा बोल रहा है, मेरा नहीं बोल रहा है, तो एक प्रोमिनेंट चीज़ है। इसी तरीके से अगर फिजिकली देखें तो बच्चा क्रॉल नहीं किया, 1.5 साल में चल पड़ता है, वो नहीं चला, तो एक प्रोमिनेंट चीज़ है। लेकिन कॉग्निशन इतनी ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं की जाती या उसको कंसिडर नहीं किया जाता या उसको मैयर करने का कोई पैमाना नहीं है वालिदैन के पास। तो इस बारे में आप क्या कहेंगी कि किस तरीके से कौन सी स्टेजेस पे देखें पेरेंट्स के, अगर इस लेवल पे कॉग्निशन बच्चे की यही एक्टिविटीज वो नहीं तो बच्चा इसका मतलब है कॉग्निशन में डिले जा रहा है, तो कुछ ऐसा प्रोमिनेंट सी एक्टिविटीज बताना चाहेंगी जब बच्चे को करवा के पेरेंट्स स्क्रीन आउट कर सके कि बच्चा हमारा कॉग्निशन अच्छा नहीं है? यस मैम, जो कायदा जो प्रोमिनेंट होगा उसमें ये है कि बच्चा एक्सप्रेशन लेस होता है, बच्चे में अवेयरनेस नहीं होती, और बच्चा जो है उसकी एक्टिविटीज़ की तरफ उसका ध्यान नहीं है। दूसरी तरफ अगर बिहेवियर की तरफ अगर हम आएंगे तो उसमें बच्चा हाइपर एक्टिव है, उसके बिहेवियल इश्यूज काफ़ी सारे होंगे जिसमें वो सिवियर टेंट्रम शो कर रहा होगा। ये सारी चीज़ें जो होती हैं पेरेंट्स इनको इग्नोर करते हैं, और सिर्फ एक चीज़ जो होती है वो लेके आते हैं कि हमारा बच्चा किसी चीज़ से मतलब कुछ ऐसा हो जाए जिससे वो बोल ले।
लेकिन जैसे कि बच्चा सोशलाइज नहीं होता, अपने पीयर्स में वो नहीं जा रहा, ये सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो प्रोमिनेंट होती हैं लेकिन इनको सोसाइटी में इग्नोर किया जाता है। जी मैम। गुड, बिल्कुल कि बच्चा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, हम उसको कंसिडर नहीं करते, लेकिन हमें फोकस करना चाहिए। बच्चा एक एक्टिविटी में दिलचस्पी नहीं ले रहा, बच्चा जॉइंट अटेंशन की तरफ नहीं है, तो बाकी ये बहुत प्रोमिनेंट सी चीज़ें जो पेरेंट्स एक्सेप्ट तो करते हैं, लेकिन अगेन वो कहते हैं कि नहीं हमें सिर्फ स्पीच चाहिए या हमें सिर्फ फिजियो चाहिए, ये थोड़ी सी चीज़ें बाकी बहुत प्रोमिनेंट है। मेरे साथ ये एक चीज़ बहुत नज़र आती है कि बच्चा जब लर्निंग डिफिकल्टी के साथ होता है तो पेरेंट्स का कंसर्न जो होता है वो टोटल ज़रा चेंज हो जाता है, और पेरेंट्स कहते हैं ये कर नहीं सकता, उसको सबके सामने डिस्कस भी किया जाता है। तो थोड़ा सा इस हवाले से बात करें कि पेरेंट्स को कितनी अवेयरनेस है, और पेरेंट्स किस हद तक सेल्फ स्टीम का ख्याल रखते हैं बच्चों की, क्योंकि अगर वो पढ़ नहीं सकता एक जेन्युइन इशू के साथ है, और कहा जाता है कि तुम पढ़ते नहीं हो, तुम फेल हो जाते हो, तुम्हें समझ नहीं आती, कितने साल हो गए तुम्हें इस क्लास में, तो बच्चे की सेल्फ स्टीम पे कितना असर पड़ता है? क्या इस पेरेंट्स इस बात को समझ पाते हैं या नहीं? स्पेशली यहाँ मैं एक और चीज़ एक्सप्लेन करूँगी कि कुछ बच्चे हमारे पास जो स्टेमरिंग के आते हैं वो बेसिकली लर्निंग डिफिकल्टी के साथ होते हैं, और जब उनको प्रेशराइज किया जाता है बहुत ज़्यादा, इधर वो स्कूल से किया जाए या फैमिलीज की तरफ से किया जाए, तो वो स्टेमरिंग करना शुरू हो जाते हैं। तो ज़रूर इस चीज़ को प्लीज़ आप हाईलाइट कर दें ज़रा सा। जी मैम, आप मुझे सुन रही हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा, होता ये है कि बेसिकली पेरेंट्स जो होते हैं वो दूसरे बच्चों को देखकर वो यही समझ रहे होते हैं कि हमारा बच्चा भी बिल्कुल नॉर्मल है। मैं ये बात मतलब स्पेशल बच्चों के लिहाज से कर रही हूँ, लेकिन पेरेंट्स में ये अवेयरनेस नहीं होती कि कहीं ना कहीं हर बच्चे का आईक्यू लेवल, हर बच्चा कहीं ना कहीं इंटेलिजिबिलिटी में, अंडरस्टैंडिंग में, हर चीज़ में एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। जब पेरेंट्स को ये अंडरस्टैंडिंग आना शुरू होगी तभी तो वो ये समझेंगे कि अगर दूसरों का बच्चा 90 स्कोर कर रहा है तो हमारा बच्चा 90 स्कोर क्यों नहीं कर रहा। उसको समझ, क्योंकि या तो उसमें लर्निंग डिसेबिलिटी है और उसकी लर्निंग डिसेबिलिटी की कॉज या तो कुछ और हो सकती है, या तो उनकी इन्वायरमेंटल कॉज हो सकती है या उनकी कोई जेनेटिकल कॉज हो सकती है। ये जब तक अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स में नहीं आती वो तब तक बच्चों को इसी तरह बूस्ट अप करने के लिए वो सबके सामने कहते रहते हैं कि भी 90 स्कोर करना चाहिए या आपको दूसरे बच्चों के साथ करना चाहिए। इसमें होता ये है कि बच्चों की सेल्फ स्टीम लो होती है, उनका कॉन्फिडेंस लो होता है, और ऑब्वियसली वो जो फिर उनके सेकेंडरी इश्यूज उसमें आना स्टार्ट होते हैं। उनमें जो सबसे ज़्यादा देखा जाए गया है वो स्टैमरिंग है। बच्चा बहुत हकलाना शुरू कर देते हैं। वो देखते हैं कि शायद मैं इस तरह सोच-सोच कर बोलूँगा, मैं आहिस्ता-आहिस्ता बोलूँगा, मैं आराम से बात करूँगा तो फिर पेरेंट्स जो हैं वो शायद मुझ पर इतना प्रेशर नहीं डालेंगे, वो इतना नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है मैं उनको शो करूँगा कि मैं शायद उनसे डर रहा हूँ। ये भी एक कॉज़ होती है कि जब बच्चे स्टैमर कर रहे होते हैं तो वो ये शो कर रहे होते हैं कि हम बहुत छोटे हो गए हैं और हम लोग डर रहे हैं, और पेरेंट्स इसी बात को देखकर तो हमें फिर ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं करेंगे। और मैम आप रिपीट करेंगे आपका सेकंड क्वेश्चन क्या था, क्योंकि मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, मेरा क्वेश्चन ये था कि बच्चों की सेल्फ स्टीम को किस हद तक पर्सनैलिटी डैमेज हो जाती है जब अगेन एंड अगेन पेरेंट्स ये पर्सनालिटी कहते हैं ठीक कि है। कर नहीं सकता, और उसकी कॉज को जी नहीं जी, समझ रहे होते, तो कॉज कितना को नहीं फोकस समझ रहे करना थे। चाहिए बच्चे की सेल्फ स्टीम पे भी? अ, मैम देखा जाए तो आज तक जो भी बात होती है वो यही होती है कि जब भी आप सक्सेस लेते हो, कहीं भी कामयाब होते हो, कहीं भी आप कोई अचीव करते हो, तो उस टाइम उसका जो आपका सेल्फ एस्टीम लेवल होता है वो बहुत हाई होता है। जब आपका सेल्फ एस्टीम लेवल हाई होगा आप तभी अचीव कर सकोगे, और उसके लिए पेरेंट्स को जो एक चीज़ करनी चाहिए वो उनका बच्चों का मोटिवेशनल लेवल करना चाहिए। उनमें कंपटीशन डेवलप नहीं करना चाहिए, बल्कि उनका मोटिवेशनल लेवल इंक्रीज करना चाहिए। उनको हर वक्त मोटिवेट करना चाहिए। अगर बच्चे ने कभी 10 में से 1 स्कोर भी कर दिया तो पेरेंट्स को ये नहीं कहना चाहिए कि तुम कर ही नहीं सकते, कभी तुम कर ही नहीं पाओगे, बल्कि ये कहना चाहिए कि तुम नेक्स्ट टाइम कर लोगे। इससे उन वो मोटिवेट होंगे। जब तक आप मोटिवेशन लेवल आपका इंक्रीज नहीं होगा तो आप सेल्फ एस्टीम की तरफ नहीं जा सकते। ये जो हमारी एक
हायरार्की होती है मोटिवेशन लेवल में। तो इसमें जब आप अपना अपना सेल्फ एस्टीम जब अपना कर लेते हो, फिर उसके बाद आप में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आती है। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जब आप में तब ही आती है जब आप कुछ अचीव कर चुके होते हो। इसलिए पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को हर वक्त मोटिवेट करें पॉजिटिव वे में। नो डाउट जब आप कुछ नेगेटिव देखें तो आपको बच्चों को स्नब भी करना चाहिए, रोकना चाहिए कि ये गलत है, ये ठीक है। लेकिन जब कुछ वो अचीव ना कर पा रहे हो तो ये देखा गया कि जब बच्चों को जिस हद तक मोटिवेट करते हो तो वो सेल्फ एस्टीम अपनी कैटर करने में ज़्यादा आसानी होती है उनके लिए। यस मैम। बिल्कुल बिल्कुल। स्पेशली मैम सादिया की बात को यस मैम, कंटिन्यू करते सादिया हुए मैं आपने ये बहुत कहूँगी अच्छे कि से जिस इसको हद तक एक्सप्लेन किया है। ठीक है मैम। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएंगी कि मैम इशरत का डिस्कनेक्ट हो गया आई थिंक। ओके। मैं आपकी बात को कंटिन्यू करते हुए ये कहूँगी कि जितनी लर्निंग ज़रूरी है उतनी ही इंसान की पर्सनैलिटी ज़रूरी है। और जब पर्सनैलिटी हो जाती है डैमेज हो जाती है तो बहुत ज़्यादा जो प्रोमिनेंट चीज़ें होती हैं, प्रोमिनेंट फ्लॉज होते हैं, वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल सो बच्चे की सेल्फ स्टीम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और हमें उसकी एबिलिटी है के अकॉर्डिंग उसको टास्क देना भी है और एक्सपेक्टेशंस भी रखनी है। बिल्कुल समहाउ वालिदैन की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है बहुत जिसकी ज़्यादा वजह होती से है। बच्चे की पर्सनैलिटी डैमेज होना शुरू हो जाती है जो कि बहुत मुश्किल हो जाता है। सर उमेर और आपने जो कॉजेज बताई हैं मैं चाहूँगी कि जी सॉरी प्लीज। और मैं एक जी बात सादिया। यहाँ पे ऐड करना चाह रही थी कि जैसे मैंने भी कहा कि जब से बस आपकी सेल्फ एस्टीम लो होती है, आप में कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है, तो बच्चे स्टैमरिंग स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टैमरिंग से भी पहले अगर आपने लो सेल्फ एस्टीम बच्चे में देखनी है या लो मोटिवेशनल लेवल देखना है, तो वो अगर स्टैमरिंग तो तब आप नोटिस करेंगे जब बच्चा बोलेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ एक ऑब्वियस एक बच्चे को एक लुक दें तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि बच्चे में कॉन्फिडेंस लेवल लो है, सेल्फ एस्टीम लेवल लो है, कि वो आपको आई कांटेक्ट नहीं देगा। उसका बॉडी का पोस्चर ऐसे होगा कि वो आपको बिल्कुल एक अवॉइडेंस का उसका एक होगा कि वो आपको अवॉइड करने की कोशिश करेगा। तो वो वहां से भी पता चलता है कि बच्चा जो है उसमें बहुत लो सेल्फ एस्टीम है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो है और उसको मोटिवेशन की जरूरत है। यस मैम। बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि आपकी लर्निंग को सिलेक्टिव लोगों ने देखना है और आपकी पर्सनैलिटी को ओवरऑल सब पूरी दुनिया ने देखना है और जज कर लेना है। सर उमेर के अपनी कॉजेज के अकॉर्डिंग वालिदैन को क्या गाइड करना चाहेंगे आप? कौन सी गाइडलाइन प्रोवाइड करना चाहेंगे ताकि इन कॉजेज को मद्देनजर रखते हुए उनको मजीद मसाइल से बचाया जा सके? हाँ, काजिज़ की बात कर रहे हैं मैम। अब ये है कि जो बच्चे जिस वजह से जिस काज की जी वजह जी से बच्चा डिलेड हो गया, अब पेरेंट्स को ये उस चीज़ को नोटिस करना पड़ेगा कि हमारा बच्चा फिज़िकली डिसेबल हुआ, जहाँ हमारा बच्चा कोई स्पीच के लेवल से डिसेबल हुआ, तो वो फ़ौरन से डॉक्टर के पास रुजू करे कि ये हमारे बच्चे में साइन एंड सिम्पटम हुए। और उससे पहले वो अपने बच्चे का काज़ ज़रूर बताएं कि हमारा बच्चा आइदर खेलते गिरा था, ब्रेन ट्रॉमेटिक इंजरी हुई, या हमारा बच्चा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में जो है मदर की टमी में चला गया, जहाँ हमारा बच्चा जो था जैसे ही पैदा हुआ तो उसके 2 दिन बाद उसको सीवियर सा बुखार हुआ, कोई इन्फेक्शन हुआ, जो है काज वो डॉक्टर को वो बताएं ताकि जो है उसको पता चले कि ये बच्चा जो है किस वजह से डिसेबल हुआ है। क्योंकि अगर जिस बच्चे का काज पता चल जाएगा कि भाई इस वजह से ये बच्चा डैमेज हुआ है, तो उसकी कौन कौन सी एरिया डैमेज हो सकती है। अगर हम एग्जाम्पल ले सेरिब्रल पाल्सी के बच्चे का, अब सेरिब्रल पाल्सी का जो प्राइमरी काज है वो लैक ऑफ ऑक्सीजन टू द ब्रेन है। अगर ब्रेन को ऑक्सीजन टाइम पे नहीं मिली
और ब्रेन डैमेज हो गया तो वो सेरिब्रल पाल्सी करा सकता है। अब उसके सेकेंडरी काजेज भी हैं कि भाई दूसरी वे क्या हुआ, ऑक्सीजन भी प्रॉपर बच्चे को मिले, प्रॉपर बच्चा रोया भी था उस टाइम, फुली ऑक्सीजन ली। तो पेरेंट्स मोस्टली इसी बात की कंप्लेन करते हैं कि हमारे बच्चे को गर्दन तोड़ बुखार हुआ था, जहाँ हमारे बच्चे को जो है ना जांडस हो गई थी, हमारा बच्चा पीला पड़ गया था पूरा, ऐसे जैसे बिल्कुल पीला हो गया। तो ये उस बच्चे के जो काजेज हैं वो पेरेंट्स को नोट करनी चाहिए और डॉक्टर को वो चीज़ बतानी चाहिए कि इस वजह से जो है हमारे बच्चे को ये चीज़ हो गई। फिर उसके बाद पता लगेगा कि भाई ये बच्चा फिजिकली डिसेबल्ड है या इसका किस लेवल तक डिसेबिलिटी हो सकती है फिजिकली। यस मैम। ओके, हाँ। अच्छा, बड़े अच्छे से उन्होंने हमारे साहब ने डिस्कस किया और बताया भी कि कौन कौन सी एहतियात करनी चाहिए, और स्पेशली जब डॉक्टर को हम कंसल्ट करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें हमें क्लियर कट बतानी चाहिए, जो कि बहुत हेल्पफुल साबित होती है उसके मैनेजमेंट के लिए और ट्रीटमेंट के लिए। मैं स्पीच के हवाले से थोड़ी सी बात करूँगी कि इन कॉजेज़ को किस तरीके से हम लोगों ने टैकल करना है और किस तरीके से इन कॉजेज़ से बचने की कोशिश करना है। सबसे पहले जैसे मैंने बताया था कि एक एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल डिप्राइवेशन जो होती है उसको किस तरीके से टैकल कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये जो चीज़ होती है कि जब हमारा दूसरा बेबी आता है और बच्चा निगलेक्ट हो जाता है तो उस वक्त बहुत से इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं, बच्चा आइसोलेट होना शुरू हो जाता है, या वो जो होता है वो महरूमियत का सा उसमें एक एहसास पैदा होता है और वो एक हेडनेस सी नफरत सी उसमें डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो एक तो ये कहेंगे कि जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है तो अपने पहला बच्चा जो समझदार है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अहमियत है और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे, क्योंकि छोटा बच्चा तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, लेकिन जो बड़ा बच्चा है वो इन तमाम चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहा है। सेकेंडली ये कहें कि एक इन्वायरमेंट जो फ्रूटफुल इन्वायरमेंट होता है, हेल्दी इन्वायरमेंट होता है, वो ज़रूर प्रोवाइड करें। जैसा मैम इशरत ने कहा कि अगर स्क्रीन टाइम पे इतना टाइम गुजारता रहेगा तो ऑब्वियसली उसकी लर्निंग जो है, उसका सोशल इंटरेक्शन जो है वो लिमिटेड हो जाएगा। तो इसके लिए हमने उसे हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है। बहुत सी रिसर्चेस शो करती हैं कि जो बच्चे ग्रैंड पेरेंट्स में रहते हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल, उनकी सेल्फ स्टीम, उनकी वोकैबुलरी, उनकी जो हर डेवलपमेंट होती मैम का नेट में था तो डिस्कनेक्ट हो गया। जी, मैं बात कर रही थी कि कॉन्फिडेंस की बात कर रही थी कि बच्चों को कॉन्फिडेंस दिया जाता है, उनकी सेल्फ एस्टीम पे वर्क करना चाहिए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन उनकी बढ़ानी चाहिए। जब बच्चे में सेल्फ एफिकेसी आ जाएगी तो वो सोसाइटी में स्ट्रॉन्गली इम्प्रूव करेगा, खुद को स्ट्रॉन्ग फील करेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बच्चा जो है उसमें आइसोलेशन की तरफ जाएगा। जब वो आइसोलेशन की तरफ जाएगा तो पेरेंट्स को इस चीज़ की तरफ फोकस करना चाहिए कि बच्चा आइसोलेशन की तरफ जा रहा है और इसको बर वक्त ट्रीटमेंट दिया जाए। इसके बाद बच्चे के बिहेवियर में काफ़ी सारे इश्यूज होंगे, जिस तरह अगर से हम बच्चा बात आपका करते हाइपर हैं एक्टिव है विजुअल या फिर वो इम्पेयरमेंट की तो फेशियल क्लेफ्ट एक्सप्रेशन लिप नहीं और दे रहा, पैलेट डिफरेंट की बात करते उसकी। हैं। क्लेफ्ट लिप और जी क्लेफ्ट मैम। पैलेट बड़ी प्रोमिनेंट सी और बड़ी विजिबल सी एक फीचर होता है जिस पे पेरेंट्स को पता चल जाता है कि बच्चा क्लेफ्ट के साथ है, और इसकी इंतहाई ज़रूरी होती है। संभव ऐसा होता है कि जब हम क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट की बात करते हैं तो फीडिंग लेवल पे जब बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं तो तब तो हम फ़ौरन से मैनेजमेंट की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि खुराक का बहुत ज़्यादा दखल होता है। बच्चा खाएगा तो ग्रो करेगा, लेकिन जहाँ तक वो खा पी सकता है तो वो प्रोसीजर डिले चला जाता है। तो यहाँ मैं पेरेंट्स से ये कहूँगी कि अगर बच्चा क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट के साथ है तो वो खा पी भी सकता है, तभी आपको एज सुन एज पॉसिबल डॉक्टर्स को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे के स्पीच डिले में बहुत बड़ी कॉज बनता है। और अगर वो प्रोडक्शन दे भी रहा है तो वो रॉन्ग लेवल पे दे रहा है, जिससे हमें बड़ा केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि अगर वो आर्टिकुलेशन को सही यूज़ नहीं करेगा तो उसकी फिक्सेशन होती जाएगी और वो गलत प्रोनाउंसिएशन पे फिक्स होता जाएगा।
इसी तरीके से जो चीज़ें होती हैं जनरल डेवलपमेंटल जो डे चल रहा होता है जिसमें बच्चा क्रॉलिंग स्पीच और सब चीज़ें डिले जा रही होती हैं, तो वहाँ पेरेंट्स थोड़े से लीनियंट हो जाते हैं कि ओके ये अ, इसने गर्दन भी 6 माह की उम्र में संभाली थी तो संभाल ली थी, कोई इशू नहीं। अगर ये इसने साल में चलना था तो ये 3 साल में चला है तो बोल भी लेगा। यहाँ मैं पेरेंट्स को ये कहूँगी कि देखें अ, जब भी डिले के साथ बच्चा होता है, जब हम उसकी थेरेपी की तरफ मूव करते हैं, मैनेजमेंट की तरफ मूव करते हैं, तो एज के दरमियान और उसके डेवलपमेंट के दरमियान गैप होता है, उसको मिनिमाइज करता है थेरेपिस्ट। जो बच्चा विदाउट थेरेपी अगर 3 साल में चला था, तो थेरेपी के साथ वो 1.5 साल में चल सकता है या 2 साल में चल सकता है, उसकी ड्यूरेशन को हम फास्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से स्पीच को कहूँगी कि समहाउ जो इन्वायरमेंट में लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि हमारा बच्चा भी देर से बोला था, आप वेट कर लें, तो हम क्या रिकमेंड करेंगे कि स्पीच थेरेपी अगर आप करवाते हैं तो ये कोई डेंजरस नहीं है। अगर आपको फ़ायदा होगा, कम से कम इसके करवाने से आपको नुकसान नहीं होगा, तो आपको ज़रूर वेट करना चाहिए, डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी ड्यूरेशन को हम शॉर्ट करते हुए बच्चे में स्पीच डेवलप कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं कहूँगी कि समहाउ पेरेंट्स जब भी प्रोडक्शन दे रहे होते हैं तो साथ इशारा भी कर रहे होते हैं, दरवाज़ा बंद कर दो, जैसे हम कहते हैं दरवाज़ा बंद कर दो, आ जाओ। तो ये साइंस होते हैं जिससे बच्चा समझ रहा होता है। तो बच्चे की हियरिंग पे ज़रूर फोकस करना चाहिए, तमाम अपने साइंस जेस्चर्स को रोकते हुए बच्चे के साथ बातचीत करनी चाहिए ताकि आपको अर्ली लेवल पे पता चल सके। हमारे पास बहुत से केसेस ऐसे आए हैं, बच्चा जब 3 साल का था तो पता चला ये बोल नहीं सकता, या किसी ने उन्हें कहा कि बच्चा अगर बोलता नहीं है तो इसको सुनने के टेस्ट करवाएं, तो पता चला कि इसकी हियरिंग प्रॉब्लम है। तो ये सिचुएशंस भी होती हैं। इन चीज़ों को अगर थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे, डीप ऑब्ज़र्व करेंगे, तो इन चीज़ों का आप जल्दी जज कर सकते हैं और जल्दी मैनेजमेंट की तरफ मूव भी कर सकते हैं। जी मैम इशरत, आप जी कॉजेज़ के हवाले से इसको क्या गाइड करेंगी कि किस तरीके से वो केयरफुल हो जाएँ और किस तरीके से वो अर्ली जो मैनेजमेंट है उसकी तरफ मूव कर सकते हैं? क्या एक बताएँगी? जी मैम, जिस तरह से आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि बच्चों में डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको इग्नोर किया जाता है। मैं ये कहूँगी कि जो बच्चा है अगर वो इमिटेट नहीं कर रहा तो ये पेरेंट्स को ये चीज़ फ़ील हो जानी चाहिए कि जी मैडम इसमें कोई प्रॉब्लम है। बच्चा अगर उसमें सोशलाइज़ेशन नहीं है तो पेरेंट्स को ये बात भी फ़ील हो जानी चाहिए। बच्चा आपका एक्सप्रेशन लेस है, मतलब कोई एक्सप्रेशन नहीं दे रहा, ना स्माइल कर रहा है, ना क्राइंग कर रहा है। ऐसी सिचुएशन, ऐसी इमोशनल सिचुएशन जिसमें बच्चे का रिस्पॉन्स बहुत ज़रूरी है, वो उस पे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। वो आपका बच्चा आपको आई कॉन्टैक्ट नहीं दे रहा, उसका नाम बुलाने पे भी वो आई कॉन्टैक्ट नहीं दे रहा। ये अर्ली कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पेरेंट्स के लिए साइंस होती हैं कि आपको इसके ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए। बच्चा जो होता है वो काफ़ी सारे उसमें बिहेवियरल इश्यूज़ होते हैं, जिस तरह से वो अपने टर्न का वेट नहीं कर रहा, उसको नहीं पता कि उसने सोसाइटी में कैसे एडजस्ट करना है। नॉर्मल बच्चे जो हैं वो अपनी एज के मुताबिक सोसाइटी में एडजस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन उस बच्चे को अपने पीयर्स के साथ वो नहीं खेल रहा, वो सोशलाइज़ नहीं हो रहा, बच्चा जो है वो आइसोलेशन में जाना चाहता है या फिर वो अकेले खेलना चाहता है। तो ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो पेरेंट्स के लिए अलार्मिंग होते हैं कि पेरेंट्स को अलार्म हो जाना चाहिए कि बच्चे को अर्ली इंटरवेंशन की ज़रूरत है, और एज़ सून एज़ पॉसिबल अगर वो उसको थेरेपीज़ दिलवा सकते हैं, तो वो उसको दिलवा दें। फाइन, एक्सीलेंट। मैम सादिया, आप कॉजेज़ के हवाले से पेरेंट्स को क्या गाइड करेंगी कि किस तरीके से एहतियात करें वो ताकि इन प्रॉब्लम से बच जाए? पेरेंट्स को मैं ये कहूँगी, अगर एजुकेशन लर्निंग और इन सब चीज़ों के लिहाज से देखा जाए कि वो अपने बच्चों के ऊपर फोकस रखें, वो उनकी हर एक्टिविटी को देखें कि जैसे अभी बात भी हुई कि बच्चे के एक माइलस्टोन्स होते हैं जो उन्होंने अचीव करने होते हैं टाइम के साथ। तो अगर उनका बच्चा टाइम के साथ कोई माइलस्टोन अचीव नहीं कर रहा, सपोज
ठीक है, हम कहते हैं कि नेक होल्डिंग आपकी 6 मंथ्स में नहीं आई, आपकी सिटिंग 3 मंथ्स में नहीं आई, तो अगर कुछ एक चीज़ डिले हो रही है तो उसको निग्लेक्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर हर माइलस्टोन लेट अचीव हो रहा है, अगर आपका बच्चा 8 टू 9th मंथ या 1 ईयर में बैबलिंग स्टार्ट नहीं कर रहा, बैबलिंग जो एक बच्चा स्टार्ट कर देता है नॉर्मल टाइम में, तो पेरेंट्स को इस बात को नोटिस करना चाहिए कि हमारा बच्चा हर चीज़ ही लेट स्टार्ट कर रहा है, मतलब इसकी हर जो भी माइलस्टोन है वो डिले अचीव हो रहा है। एक आध माइलस्टोन का तो होता है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बच्चे अगर सिटिंग लेट स्टार्ट करते हैं तो वो खड़े होना जल्दी शुरू कर देते हैं। अगर वो खड़ा होना लेट शुरू करते हैं तो वो अपनी बैबलिंग जल्दी शुरू कर देते हैं। बाज़ बच्चे टीथिंग अपनी उनकी टीथ जल्दी आना स्टार्ट हो जाते हैं। इस तरह अगर थोड़े से भी माइलस्टोन्स अगर डिलेड हैं कुछ या कुछ जल्दी हैं तो वो एक बैलेंस में चल रहे हैं, सब चीज़ें अचीव हो रही हैं। लेकिन अगर आप ये चीज़ देखी जाए कि आपका कुछ भी टाइम पे अचीव नहीं हो रहा तो फिर इस पे पेरेंट्स को कंसर्न शो करना चाहिए। यस मैम। थैंक यू सो मच मैं कहूँगी आप सबको कि आप आएँ और स्पेशली पेरेंट्स को गाइड किया कि किन-किन कॉजेज़ की बिना पर किस-किस तरीके से जो हमारे माइलस्टोन हैं वो डिले जाते हैं। और स्पेशली उनको इन कॉजेज़ की बिना पे बेस पे हम लोगों ने गाइड भी किया कि किस तरीके से आपने ध्यान रखना है और इन कॉजेज़ से अवॉइड करने की या बचने की कोशिश की जा सकती है। बहुत शुक्रिया कहूँगी आप हमको और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसमें अर्ली जो डायग्नोसिस है और अर्ली इंटरवेंशन है उस पे बात करेंगे। अर्ली इंटरवेंशन के हवाले से बात करेंगे कि कुछ लोग सोचते हैं कि जब हम 3 साल के हो जाएँगे तब मैनेजमेंट की तरफ जाएँगे, ट्रीटमेंट की तरफ जाएँगे, लेकिन अगली सिटिंग में इंशाल्लाह हम अपने देखने वालों को और पेरेंट्स को ये बताएँगे कि अर्ली स्टेजेस में अगर बच्चा 1 दिन का भी है, 1 माह का भी है, तो अगर तमाम जो मल्टीडिसिप्लिनरी टीम है, उस पे किस तरीके से वर्क करती है, तो बच्चा इम्प्रूवमेंट की तरफ मूव करता है। और जब हम बात करते हैं अर्ली इंटरवेंशन की तो आइदर वो स्पीच थेरेपिस्ट हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो या बिहेवियर थेरेपिस्ट हो, वो बच्चे के अर्ली स्टेजेस पे ही अर्ली ईयर्स पे नहीं कहूँगी बल्कि अर्ली मंथ्स पे ही से ही काम करना शुरू हो जाते हैं और बच्चे में एक बहुत प्रोमिनेंट चेंज नज़र आना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट सेटिंग में इंशाल्लाह हम तमाम की चीज़ें डिस्कस करेंगे और तमाम चीज़ें बताएँगे कि किस तरीके से एक प्रोफेशनल जो होता है वो कुछ दिनों के बच्चे के साथ किस तरीके से काम करता है, ये डिटेल डिस्कशन करेंगे ताकि पेरेंट्स को ये आइडिया हो सके कि हम किस तरीके से काम कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें बल्कि जल्द अज़ जल्द जो है वो प्रोफेशनल्स को अप्रोच करें। थैंक यू सो मच कहूँगी आपका, देखने वालों को बहुत शुक्रिया कहूँगी और स्पेशली कहूँगी कि डब्ल्यूबीसी की जो टीम है वो ना सिर्फ अवेयरनेस के लिए बल्कि अपनी सर्विसेज के लिए हरदम अवेलेबल है और इस पेंडेमिक में जबकि लॉकडाउन है, सब चीज़ें बंद हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। आइदर वो आप हमारे क्लिनिक में आके लेते हैं या आप हमसे ऑनलाइन सर्विसेज लेते हैं, हम दोनों सूरतों में अवेलेबल हैं। किसी भी सवाल के जवाब के लिए हम हाज़िर हैं। आप हमें इनबॉक्स करें, हम इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स करेंगे। आप लोगों का मैं बहुत शुक्रिया कहूँगी, आप हमारी इस पेंडेमिक में फ्रंट लाइन पे होते हैं और पेरेंट्स को बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक मैम। यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में हम मिलते हैं और एक डिटेल डिस्कशन करते हैं अर्ली इंटरवेंशन पे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन। ओके मैम, अपना बहुत सा अल्लाह ख्याल अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़। रखिए, दुआओं में याद रखिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।